बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मुआशरे में तकसीम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है और अब यह तकसीम गलियों, बाजारों और सियासी जमातों से होती हुई बदकिस्मती से इदारों तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर हमेशा से ही तनकीद की जाती थी और इन फैसलों के हक में और मुखालफत में दलाइल के अंबार लगाए जाते थे। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई के वकला ने आईनी अदालतों के क़याम के खिलाफ एहतजाज किया। जस्टिस मंसूर के हक में नारेबाजी की। उन्हें यह नारेबाजी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह नारेबाजी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुतनाज़ बनाएगी? सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस में इख्तलाफात की खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जैसे आज पार्लियामान और इदारे सुप्रीम कोर्ट के सामने आ खड़े हुए हैं, ऐसा तो देखने में आज तक नहीं आया। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर को 8 जजेस की वजाहत को चैलेंज कर दिया है। फैसले में इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील में कहा गया कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत के लिए 25 जुलाई को दरखास्त दायर और सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने हासिल किया। यह सवाल भी उठाया कि अदालत ने तहरीके इंसाफ को जवाब के लिए कब नोटिस जारी किया। दूसरी जानिब आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो ILF पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला विंग का एहतजाज था, कोई बहुत इंप्रेसिव एहतजाज नहीं था। उसकी रीजंस पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं आपसे। मेरे साथ स्टूडियोज में रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद है, हमारे कानून है। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक है, बट एट द सेम टाइम सीनियर लॉयर हैं, सो हमें वो कानूनी भी थोड़ी सी हमारी रहनुमाई इसमें फरमा सकते हैं आज के सेगमेंट पे। और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे इख्तियार वली खान साहब। रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। यहाँ पर तो वो डिटेल जजमेंट भी आया थोड़ा, ये मखसूस नशिस्तों वाला के एक फरीक बनकर इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा चलता है। आज वो नजरसानी लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नजरसानी पे नजरसानी हो रही है। वो ये तो वो बात चल रही है, वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, वो हॉकी का मैच हुआ करता था। तो बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सबॉर्डिनेट इदारा है। 3 ऑर्गन्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर बता दिया गया है, वो आपको पता है 3 पिलर्स ऑफ स्टेट जिनको कहा जाता है, अदलिया, इंतजामिया और लेजिस्लेचर। इसके अलावा ट्राइकोटमी के अंदर ये तमाम इदारे जो है ना, ये तो इन कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो उन पे बाइंडिंग और उन्होंने इसको कंप्लाई विद करना है। और इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? सिर्फ इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। ये तो जरूरी है, जो आज तक नहीं हुए। वो काम जो उसका है वो भी नहीं वो करवा सकता, ना उसने करवाया है। आपने देखा कि 90 डेज के अंदर करवाना था, नहीं करवाया। कॉन्स्टिट्यूशन की सरीयन खिलाफ वर्जी की गई। आज अगर वो इस तरह से एक फरीक के तौर पे है तो मैं समझता हूं कि वो इस मुल्क का नुकसान कर रहा है, इस कौम का नुकसान कर रहा है। जब सारे इदारे अपने अपने डोमेन में रह के काम करेंगे तो ये मुल्क भी तरक्की करेगा। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती होगी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी और रूल ऑफ लॉ कायम होगा, तो हुकूमत को भी उसका फायदा होगा। हुकूमतें तो हमेशा ये चाहती हैं कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, यानी एक ही कानून जो है वो सबके लिए होना चाहिए और रूल की जो है वो अलंबरदारी होनी चाहिए कि कोई लॉलेस नहीं होनी चाहिए, लॉलेसनेस नहीं होनी चाहिए। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फील हो ताकि जो कारोबार है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इस मुल्क के अंदर सुकून और अमन और शांति तभी आ सकता है जब इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। अगर अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, और जिसको मर्जी चाहे आप जैसे ट्रीट कर ले, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। बनी कि आपकी जरा वकला सारे नुमाइंदे, बड़ी तंजीमें जो हैं इस टाइम के ऊपर, वो तो दूसरी जानिब खड़ी नजर आ रही। नहीं, कौन सी? देखे, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम सारे एक पेज पे है। किसने आपको कहा है? चंद एक लोग जो हुकूमत में है, जो बेनिफिशियरी है सारी चीजों के, उनके अलावा वकला इस चीज को जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट, आपको भी ऑफर हुए होंगे। हम देखिए, लेकिन हम इस मुल्क के साथ हैं, आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं और हक के साथ हैं, और जो सही बात होगी उसको सही, गलत को गलत। इंप्लीमेंटेशन पे सब थोड़ी सी मैंने डिटेल में बात करनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। शुएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खैरियत है सर? ठीक ठाक है जी सर। हम तो इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार करते रहे, या नजरसानी पे नजरसानी की दरखास्त दायर हो गई? देखें, मेरे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रियासत आज़ाद साहब, मुझे फ़ख्र है इन पे। ये मेरे, हालांकि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ग्रुप्स में रहे हैं,
लेकिन मैं इनको सल्यूट करता हूं कि ये आप प्रिंसिपली एक वो प्रिंसिपल स्टैंड लेके खड़े हैं। सर रियासत साहब बाकायदा आजाद है, रियासत अली आजाद साहब बाकायदा आजाद है। जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमें खुशी है इस बात की। देखें, आपने इस मुल्क को अगर निज़ाम इंसाफ के ऊपर हमला करना है, अगर आपने एक वाहिद आस और उम्मीद अगर पब्लिक एट लार्ज की आवाम की रह गई है, वो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट जिनकी तरफ लोग देखते हैं, वरना तो मॉब जस्टिस सिस्टम लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच का शॉर्ट ऑर्डर आया, बल्कि फुल कोर्ट का, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आई, फिर तीसरा फैसला आया जो कि डिटेल जजमेंट थी, और वो सब कुछ आने के बावजूद आज इलेक्शन कमीशन जो एक्चुअली जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, जिसने इतने इलेक्शन फ्रॉड किए हैं, बेईमानी की है, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, उस सारे करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए जिस तरह खान साहब ने कहा गैंग ऑफ 3 का एक्सटेंशन का मामला चल रहा है। अब वो शख्स अच्छा, मैं अपने एक मिसाल दे देता हूँ सिर्फ एक केस की जो मैं भुगता हूँ। मैं 1,05,000 वोट लेके बाहर बैठा हुआ हूँ, जिसने 50,000 वोट ले लिया वो अंदर असेंबली में बैठा हुआ है। मेरा 11 फरवरी को खुद इलेक्शन कमीशन ने स्टे दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज सस्पेंडेड। रिटर्निंग ऑफिसर ने स्टे दे दिया कि इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड, यानी वोटों की गिनती अभी नहीं होगी। क्या करते हैं, 11 तारीख को ही नोटिफिकेशन दे देते हैं, और जो बाद में बैकडेटेड फॉर्म बनाए हैं, फॉर्म 47, 48, 49, ये जो वोटों की 100 कार्ड गिनती की है, जो कुछ भी गलत किया, वो 12 तारीख को कर रहे हैं। और जब सब कुछ आज भी सबके सामने आ चुका है, बजाय उसको रेक्टिफाई करने के और ट्रिब्यूनल को चलने देने के, वो जज साहब की डिग्री को पहले उठाया और आज तक केस को नहीं चलने दे रहे। लेकिन सर अब तो जब थैले खुल जाए तो फॉर्म 45 और 47 मैटर ही नहीं ना करता। अब तो जब थैले खुल जाए कमाल है। वैसे काजी साहब मैंने नहीं कोर्ट की है सर, जो सिर्फ रहेंगे तो हमें रोना आता है कि जब ये नहीं रहेंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा। आपको पता है फॉर्म 45 कौन बनाता है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल पोलिंग एजेंट्स। अगर किसी का एतराज होगा तो वो भी लिखा जाएगा, और वो वहां जो वोट जिस वक्त सामने हैं उन वोटों को सामने रखा जाएगा, सबकी गिनती होगी सबके सामने। तो 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, तमाम पोलिंग एजेंट्स, और जो जिसके फर्ज करो जिसका एतराज होगा उसका एतराज लिखा जाएगा कि भाई ये एतराज है मेरा, इसके ऊपर लिखें। फॉर्म 45 वो बुनियादी चीज है जिसको आप उठाकर कहते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं, फॉर्म 47 की कोई हैसियत नहीं। बाद में डब्बे खोले, करप्ट ब्यूरोक्रेसी हमारी जाकर के ठप्पे लगाए और वो वोटों को भरते कहेगा हाँ देखो ना वोट तो मिल गए। और काजी साहब खुदा के लिए नाइंसाफी की वो मेयार और मिसालें कायम ना करें जो अगली रहती दुनिया तक लोग आपको याद करें। ये ऐसे ही है तो जैसे कहते हैं ना कि वो तोती तोता का गुजर हुआ ना, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ वीरान बर बेआबान है, कहते हैं कि यहाँ किसी उल्लू का साया होया होगा, कहीं गुजरा होगा, तो वो सुन रहा था। सुबह उठ के जाने लगे तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरी बीवी है। तोती को कहा तुम नहीं लेके जा सकते। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा तो हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा काजी के पास चलते हैं। काजी के पास चले गए, काजी ने सुन के फैसला कर दिया कि नहीं जी ये तो तोते की बीवी नहीं है, ये उल्लू की बीवी है। वो रोने लगा, उसने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा ऐसे मुनसिफ नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर जब जाने लगा उसने कहा ना अपनी बीवी को ले जाओ। उन्होंने कहा कोर्ट ने तुम्हारे हक में फैसला दे दिया। उसने कहा जी इसलिए कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि इस तरह की नाइंसाफी पे मबनी फैसले होते हैं तो मुल्क, कौमें, इलाके, एरियाज तबाह होते हैं। अल्लाह अकबर। बात यह है कि मैं आपको मिसाल दूं, मिसाल दी है। अब आपके सामने मैं ला रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का और इस वक्त की सिचुएशन का। देखें आज जमहूरियत शेख साहब मुझे थोड़ा सा इख्तियार साहब को, इख्तियार अली खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लें तो पूरा सेगमेंट इसी पे। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे अभी शोएब शाहीन साहब की गुफ्तगू कि जिस मुल्क में कानून नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, फिर वहां पर हालात वाकयात, वो एक लंबी चौड़ी मिसाल सुनाई शोएब साहब। मैं शोएब साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और मुझे हैरानगी हो रही थी। एक तो इनकी जितनी गुफ्तगू है ना, इससे तो ये 2-4 जुमले निकाल देना ये कि जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और खून खराबा होगा, इनकलाब ला देंगे और ये कर देंगे तो या पांचा कर देंगे, तो इनके पास पीछे कुछ बचता नहीं सर आज तो उन्होंने बात ही नहीं की इनकलाब की। आज तो उन्होंने इनकलाब की कोई बात नहीं की अभी तक। मैं ओवरऑल इनकी जब बातें सुनता हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो जब ये बोलते हैं तो ऐसे इनके पास ये 2-4 जुमले हैं पूरी पार्टी के पास, अकेले शोएब साहब के नहीं, पूरी पीटीआई के पास यही 2, 4, 5, 6 जुमले हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं।
शोएब साहब, आज जिस कानून साजी और आज जिस आइन के लिए और सिविल सुप्रीमेसी के लिए मैं इनको देख रहा हूं, ये परेशान हो रहे हैं और जितने इनको जरूरत पड़ी हुई है, आज जिस काजी पे ये बात कर रहे हैं, तो इनको माजी में अपना काजी याद है जो कारपेट कवर दे दिया करता था इनको और इनके तमाम मुखालिफिन को जेल में डाल दिया करता था। इनको आज फॉर्म 47 याद है। मैं इनको बताता हूं कि फॉर्म 47 आपका रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है, लेकिन ये बताइए आरटीएस आपके लिए किसने बिठाया था? क्या आपका इमरान जो था बानी पीटीआई वो वजीर आजम बन सकता था? इतनी अक्सरियत थी आपके पास? नेवर, कभी भी नहीं। लेकिन आपको लाया गया, मुसल्लत किया गया। वरना इससे पहले देखें कि 2018 से पहले 13 में इलेक्शन हुए, आपके पल्ले कितनी सीटें थी? 2008 में देख ले पीटीआई के पास कितनी सीटें थी। यू आर बीइंग ब्रॉटन, आपको लाया गया था, आपको लॉन्च किया गया था। और अब जो मजमून छप रहे हैं ना इजराइल से, उसी मकसद का, उन्हीं मकासद के लिए लॉन्च किया गया था। जहां पे बात आज आप सिविल सुप्रीमेसी की और इलेक्शन की शफाफियत किए करते हैं, तरमीम पे बात करते हैं। अच्छा सर, एक सेकंड थोड़ा सा कैटेगोरिकली चलते हैं। इख्तियार साहब थोड़ा सा कैटेगोरिकली चलते हैं। जी शोएब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इख्तियार साहब थोड़ा सा सवाल जी जी मैं एक जुमला बोलता हूँ जी। इनसे मेरा सवाल है कि ईवीएम की मशीन को लॉन्च करने के लिए और उसको इलेक्शन एक्ट का हिस्सा बनाने के लिए वो कानून बनाने में आपने कितनी देर लगाई थी? और वो ईवीएम आप इसीलिए ला रहे थे ना? चले अब जवाब ले लेते हैं। बटन कोई भी दबाए और बल्ले के निशान पे वो। शोएब साहब, आरटीएस बिठाया गया आपके लिए, ईवीएम मशीन आप कितने टाइम में लेके आएंगे? 2-3 सवाल आपके सामने रखे हैं इख्तियार अली खान साहब। देखें, वो कहते हैं ना कि जिसने नहीं मानना ना, सामने खड़े होकर वो एक मिसाल में देता हूँ, कहते हैं मुंह पे कुछ जो झूठ बोले या नहर के पार खड़ा होकर आपको गाली दे, आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई ईवीएम के जरिए हमने हाईकोर्ट बार के इलेक्शंस कराए, एक शख्स ने एतराज नहीं किया। एतराज हमारे बार के इलेक्शंस में भी होते हैं, वहां होते हैं जहां हम मैनुअल तरीके से कराते हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सिस्टम था, आप उसको मजीद इंप्रूव करें। हमने आपको नहीं कहा कि उसको आपने अगर कोई एक सिस्टम मैंने तो नहीं बनाया, हमने एक मार्केट से खरीदा, चीजों को ठीक किया, दुरुस्त सिमत में लेकर आया, कानून बनाया, ओवरसीज को राइट ऑफ वोट दिया, आपने आते साथ ही उसको खत्म किया क्योंकि आपने बेईमानी करनी थी। दूसरी बात, आप आरटीएस सिस्टम की बात करते हैं, मुझे बता दें ये आरटीएस सिस्टम इसलिए बिठाया गया था ताकि इमरान खान की अक्सरियत को अखरियत में बदला जाए, उसको बिसाखियों का सहारा बनाया जाए और जब चाहे एस्टैब्लिशमेंट उसको उठा करके साइड पे फेंक दे और वो जो इत्तेहादी बनाए गए थे उनको साइड पे लगा के उनको धरम तख्ता कर दिया जाए। ये था आरटीएस के पीछे। अच्छा, अब आगे आए, मुझे 2 चीजों का जवाब दे दें ये लोग। एक ये कि कितने लोग उस वक्त फॉर्म 45 लेके घूम रहे थे जो आज हम सैकड़ों की तादाद में लेके बैठे हुए हैं। हाँ, ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इख्तियार साहब, ये वाकई में बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। एक मिनट सर, ट्रिब्यूनल्स में कितने लोग गए थे सर? एक फिक्रा। दूसरी बात, हम आज भी मुतालबा कर रहे हैं आप जुडिशल कमीशन बनाएं ताकि इसकी तहकीकात कराएं, ऑडिट कराएं। ना ट्रिब्यूनल को चलने दे रहे हैं, ना जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। मुझे बता दें 16 महीने इनकी हुकूमत थी, कोई एक फाइंडिंग्स ले आए जो ये कहें कि जनाब 2018 का इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था, ले आते ना, इनके पास हुकूमत थी। और आखिरी बात, आज मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ओपन ऑफर करता हूं पीटीआई की बिहाफ पे, बनाए जुडिशल कमीशन। 2024 के इलेक्शन का भी आप ऑडिट करा लें, 2018 का भी ऑडिट करा लें, जो आपके खिलाफ आपको धांधली नजर आती है उसको कौम के सामने। और सर ये शोएब साहब, ये हल्का कोई केपी का भी हो सकता है, केपी का भी कोई हल्का खुलवाना चाहे तो खुल सकता है। ये जो हल्का, मैंने आज से 3 महीने पहले मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, इमरान खान साहब के कहने पे मैंने की थी कि जो हल्का भी केपी का या इवन पीटीआई का पूरे पाकिस्तान से आप जुडिशल कमीशन बनाए, सबसे पहले हमारा ऑडिट कराएं। अच्छा इख्तियार साहब, ये आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, ये आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मियां नवाज शरीफ साहब के साबिका स्टेटमेंट है, माजी की स्टेटमेंट है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि जहां पर कानून नहीं हो तो वो हैवानों की बस्ती है, जहां पर लॉ की इंप्लीमेंटेशन नहीं है। सर फ्रेंकली स्पीकिंग, लेट्स फॉरगेट कि यू बिलोंग टू पीएमएलएन, लेट्स फॉरगेट कि शोएब साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। सर जब 8 जजेस का फैसला आए तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, बाद में रिव्यू और बाद में मामला चलते रहे। बट डोंट यू थिंक सो कि जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला आए तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए? तो ठीक है ना, इंप्लीमेंटेशन उस पर हो रही है ना, एक ड्यू प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या जो पार्लियामेंट है
वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट के ऑर्डर्स कहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट की कानून साजी कहाँ खड़ी है? और क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आप क्या समझते हैं कि वो कोई अफजल करियाने वाले की दुकान है? ये कोई सर वैसे जो मुझे बताया गया उनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना काम, उनका अफजल करियाने वाली दुकान बिल्कुल नहीं है वो। भाई मैं यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये कह रहे हैं ना कि आरटीएस, ये जो आज इतनी अच्छी बातें करते हैं ना शोएब शाहीन साहब की और इनकी पार्टी का मसला ये है कि जब इनके हाथ पैर पकड़े जाते हैं ना फिर ये बड़ी अच्छी बातें शुरू कर देते हैं। आज इनको अच्छी बातें याद आ गई है। ये कह रहे हैं ना कि कोई ट्रिब्यूनल में कोई गया, कोई किसी ने केस किया, मैंने केस किया, 5 साल किसी ने नहीं सुना। अच्छा आप आगे देखिए तो कासिम सूरी के खिलाफ, अच्छा यहाँ पे शोएब साहब, यहाँ पे इख्तियार साहब प्लीज, इख्तियार साहब एक सेकंड, इख्तियार साहब एक सेकंड, ट्रिब्यूनल में कौन होता है? ट्रिब्यूनल में कौन होता है? नहीं सर मैं सिर्फ सप्लीमेंटरी सवाल पुट अप कर रहा हूँ, सवाल पुट अप कर रहा हूँ सर। ट्रिब्यूनल में कौन होता है? ट्रिब्यूनल में कौन होता है सर? सर ट्रिब्यूनल में कौन होता है? सिर्फ सवाल पुट अप करूँ, आप कह रहे मेरा 5 साल नहीं केस सुना गया, तो वो क्या तरीके इंसाफ ने केस सुनना था आपका? मेरा सिर्फ सर ट्रिब्यूनल में आप गए, आप कह रहे हैं आपका केस 5 साल नहीं सुना गया, तो क्या तरीके इंसाफ ने सुनना था आपका केस? तो मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि अगर आप बात सुन लेते तो आपको ये सर मैंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पुट अप किया था, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। आपको सप्लीमेंट्री की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्लीज कंटिन्यू। मुझे ये बताइए कि कासिम सूरी के खिलाफ फैसला आया, उन्हें 4 साल वो किस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और स्टे ऑर्डर्स पर वो बैठा रहा? क्या इसमें इनकी जमात को कोई शर्म आती है? हमारे जैसे लोग जिनको 5 साल गुजर गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती केसों की, और परवेज खटक जैसे बंदे को इन्होंने अपनी इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया था कि वो तमाम ग्रीवेंसेस को सुनेंगे। 4.25 साल में उसने एक इजलास बुलाया था, कोई नहीं बुलाया था। ये कहते कुछ है करते कुछ है, कहते मदीने की रियासत बनाएंगे, और जितनी खलासत इन्होंने पाकिस्तान में फैलाई है वो पूरी दुनिया उसकी गवाह है। कहते थे कि हम इनकलाब लाएंगे, लेकिन इनकलाब कैसे आया? टिकटॉकरों के जरिए वजीर आजम हाउस के दरवाजे वो ठुड्डों से मार के खोलते थे। ये इनका वजीर आजम हाउस हुआ करता था। ये कहते थे कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। शाहीन साहब मुझे 5 लाख घर पूरे पाकिस्तान में बता दें, आपकी 4.25 साल हुकूमत थी, खुदा की कसम मुझे दोबारा आप टीवी पे नहीं देखेंगे। मुझे 5 लाख घरों में से 50 घरों में से सिर्फ 5 घर बता दो अगर आपने किए हो। मुझे आप वो नौकरियां जो आप कहते थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो बता दे। मदीने की रियासत की तरफ पहला उठता हुआ 1 कदम बता दे, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। मुनाफिकत, गलाजत और लोगों को दिखाने के लिए कुछ और उनसे वोट बटोरने के लिए पॉलिटिकली अपनी स्कोरिंग, आपने किया क्या है? पाकिस्तान की 2 चीजें, यहां के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक एंटी अमेरिकन स्लोगन, एक मजहबी टच देना। आपके लीडर ने, आपकी जमात ने उसको इस्तेमाल किया, वरना वल्लाह अजीम आपका कारनामा अगर मैं देखूं बहैसियत एक सियासी कारकुन, आज जिस सिविल सुप्रीमेसी की आप बात करते हो, मैं इस सिविल सुप्रीमेसी के लिए 14 जेलें काट चुका हूं, मैं 3 नाखून निकलवा चुका हूं, मैं अपनी 4 उंगलियां तोड़वा के आया हूं, मैं किले काट के आया हूं। तो मैं आपको बताऊं कि जिस सिविल सुप्रीमेसी की आप बात करते हो मेरा उसमें खून शामिल है, लेकिन आपने सिविल सुप्रीमेसी को एक कर्नल लियाकत के पास गिरवी रखवा दिया था। पूरा पार्लियामेंट आपका वही चलाता था, आपके इजलास वही चलाता था। मुस्लिम लीग नून के बंदों को गर्दनों से उठा के पकड़ के जहाजों में बिठा के अपनी पार्टी में शामिल। तो सर यही तो हम कहते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी में सारे सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, सारे सियासतदानों को इकट्ठे, सबको ऑनबोर्ड होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं इख्तियार साहब छोटा सा ब्रेक। जी 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 राय साहब मैं एक बात बताऊं, जी जी सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मैं अभी तक इस बात पे मैं क्लियर हूं, बिल्कुल मुझे इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई डजंट नो हाउ टू behave like a political party. Imran doesn't know that he is a political leader and he should behave like a political leader. सर मैं आगे इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज आई है, इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, ब्रेक के बाद आगे आपसे डिस्कस करूंगा। आज 60 दिन मुकम्मल हो गए बानी पीटीआई को जेल में, वो एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हैं कुछ उसके अंदर, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आके मुझे रियासत अली आजाद साहब के सामने सिर्फ एक मोटा सा सवाल रखना है मोटा सा, लेकिन बारीकी उसकी क्या है वो आप ब्रेक के बाद देखिएगा। छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।